आपको बता दें कि ठीक एक हफ्ते पहले ईरान की तरफ से 200 मिसाइलों के हमले के बाद इजराइल के सामने एक मुश्किल दौर है, जबकि ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे संगीन नतीजे भुगतने होंगे। इजराइल जानता है कि ईरान के पास अभी भी एक ताकतवर एंटी अटैक टेक्नोलॉजी है, उसके पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। ईरान के हमले ने टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान ने एक हफ्ते पहले 200 मिसाइलें दागी थीं इजराइल पर। तेहरान ने इजराइल को वार्निंग दी थी, कहा था कि यह हमला हमास और हिजबुल्लाह सदूर के कत्ल का बदला है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीके सहगल जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीके सहगल जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह अब जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से क्या कोई बड़ा कदम यहाँ पे फिर उठाया जाएगा? क्योंकि 200 मिसाइलें जिस तरह से दागी गई थी ईरान की तरफ से, उसके बाद माना जा रहा था कि ये जंग और भी बड़ा रुख इख्तियार कर सकती है। ऐसे में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे। देखो, जो ईरान ने हमला किया है, उन्होंने हमला किया था प्राइमरली रिवेंज लेने के लिए। जो उन्होंने हानिया को मारा और हसन नसरुल्लाह को मारा, और जहाँ तक ईरानियन सॉवरेनिटी का उन्होंने वायलेशन किया, क्योंकि उस समय हानिया जो था एक केस के तौर में था तेहरान के अंदर, और तेहरान के अंदर उसको मारा गया। साथ ही साथ जिस पार्टी का उन्होंने भयंकर हमले कर रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर, हouthis के ऊपर, वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल नहीं था। ईरान की छवि गिर रही थी, ईरान की क्रेडिबिलिटी गिर रही थी। खमेनी साहब बार बार चेतावनी दे रहे थे, अगर अभी भी कुछ कार्रवाई नहीं करते तो वास्तव में ईरान की इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट पर बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती थी। इसको निगाह में रखते हुए ईरान ने बड़ा हमला किया, 180 से 200 मिसाइल फायर की। कई मिसाइल और रॉकेट तो भी इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन कुछ एयर बेसेस को नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि मोसाद का हेडक्वार्टर भी काफी डैमेज हुआ। तो इजराइल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी इजराइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए और ये दर्शाने के लिए कि सबसे पावरफुल देश है मिडल ईस्ट में, उसको जवाबी कार्रवाई करनी है। लेकिन उसके कंटिगुअस बॉर्डर नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इस समय अगर हमास के ऊपर हमला कर रहा है, या इराक के ऊपर हमला कर रहा है, या सीरिया के ऊपर हमला कर रहा है, या हouthis के ऊपर हमला कर रहा है, उनके पास एयर डिफेंस नहीं है। कंप्लीट एयर डोमिनेशन एंड एयर सुपीरियरिटी है इजराइल की। इजराइल को उस माफी की एयर सुपीरियरिटी और एयर डोमिनेंस अगेंस्ट ईरान नहीं मिलेगी। ईरान के पास काफी ज्यादा एयर डिफेंस काबिलियत है, और ईरान के पास काफी से ज्यादा शक्ति भी है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजराइल से हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारी जवाबी कार्रवाई जो है उससे भी भयानक होगी, उससे भी क्रशिंग होगी। और वास्तव में मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अभी तो छोटी छोटी बैटल्स हैं जिनको इजराइल जीत रहा है, टैक्टिकल बैटल्स। जो बड़ी लड़ाई है वो इजराइल हार भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल बड़ी लड़ाई होती है तो इजराइल को भी उसी तरीके से जवाब देना होगा, और क्या वो दे पाएगा ये भी सवाल है यहाँ पर। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बड़े लेवल पर जा सकती है? अगर ईरान की तरफ से हमले किए गए तो इजराइल उस तरीके से भी जवाब देगा, उतने ही बड़े लेवल पर जवाब दे पाएगा, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर भी है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ईरान जो है अब इसकी संभावना बहुत कम है कि वह इजराइल पर नया हमला करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है उसको ईरान के बर्बाद कर चुका है इजराइल, और मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर बॉम्ब है इस ईरान के पास। और ईरान इस बात को इससे भी बखूबी समझता है कि यदि उसने कोई ऐसी हिमाकत की तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी, और ईरान कम से कम ऐसी कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इसके पहले जो उसने इजराइल पर हमले किए वो दिखाने के लिए दुनिया में जरूर थे, क्योंकि ईरान को न केवल अपने सम्मान की रक्षा करना है, लेकिन उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं उनको भी विश्वास दिलाना था कि हम आपकी रक्षा कर सकते हैं, या हम आपके साथ हैं। इसी के कारण ईरान की मजबूरी थी इजराइल पर मिसाइल अटैक करना, जो उसने की है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इजराइल अब कर क्या सकता है। देखिए, अब मनोवैज्ञानिक युद्ध का दौर उसमें प्रवेश कर गया है कि आप मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे एक दूसरे से पर बढ़त ले सकते हैं। अब बात यह है कि यदि हिजबुल्लाह ने जिस प्रकार से हमले किए हाइफा पर या इजराइल के
इलाकों को जो निशाना बनाया है, तो इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में घुस गई है और जमीनी स्तर पर हमले कर रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में जिस प्रकार से गजा में हमास का लगभग 80% कैडर समाप्त हो गया, यही जो खतरा है अब ये हिजबुल्लाह पर मंडराने लगा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उनको इसके पहले टॉकी के जरिए या पेजर के जरिए इजराइल ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो हिजबुल्लाह इसके कारण जो है वो रॉकेट से हमले कर रहा है। आने वाले समय में जो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद ले सकता है। हाँ, ये जरूर है, इस बात की आशंका जरूर है जो कि हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि हिजबुल्लाह पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया है, तो ईरान अपनी किसी खतरनाक मिसाइल को हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अटैक करने के लिए कह सकता है, जिससे न केवल इजराइल आशंकित है लेकिन इजराइल सावधान भी है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि ईरान परमाणु हथियारों का किसी प्रकार से उपयोग करेगा, क्योंकि ईरान से ज्यादा परमाणु हथियार इजराइल के पास है और इजराइल जो है वो आत्मसुरक्षा के नाम पर गजा को बर्बाद कर चुका है, आत्मसुरक्षा के नाम पर वो लेबनान में घुस चुका है और आत्मसुरक्षा के नाम पर यदि कोई ऐसी हिमाकत की ईरान ने तो वह आत्मसुरक्षा के नाम पर ईरान को भी विध्वंस कर देगा, ऐसी पूरी संभावना बनती है। ज़ाहरा जी बिल्कुल। अब देखिए किस तरीके से ये जो अटैक्स लगातार यहाँ पर जारी हैं इनको रोका जाता है, ये भी बहुत अहम है क्योंकि इससे नुकसान भी काफी हो रहा है। पीके सहगल जी, अब एक तरफ जहां हम पिछले काफी दिनों से देख रहे थे जंगबंदी की बात हो रही थी, उसके बाद जिस तरह अब हालात दूसरी तरफ ही रुख ले चुके हैं, क्योंकि अब ये हम देख रहे हैं कि ये लड़ाई कब और नॉर्मल हो पाती है यहाँ पे, ये जंगबंदी के लिए फिर से कब कवायद शुरू होती है, क्योंकि जंगबंदी तो छोड़ अब तो और ज्यादा हालात कशीदा होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में क्या रुख अमेरिका का देखने को मिल सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, अमेरिका और नेतन्याहू दोनों जिम्मेदार हैं इस लड़ाई के लिए। अगर ये लड़ाई कभी से सीजफायर हो गया होता, अगर बिना चेक्स और बैलेंसेस के जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, अगर उस अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो वास्तव में ये युद्ध इतना नहीं बढ़ता। तो उसने अपना जमावड़ा बांध किया हुआ है ये कहकर कि हम हर प्रकार से इजराइल को डिफेंड करेंगे और ईरान को डिटर कर रहे हैं। ईरान को कह रहे हैं कि खबरदार अगर आपने कुछ कार्रवाई की तो हमारा जो बेड़ा है वो बड़ा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। तो वास्तव में अमेरिका उतना ही जिम्मेदार है इस तमाम लड़ाई के लिए जितना नेतन्याहू है। नेतन्याहू और अमेरिका को साफ तौर पर नजर आता है कि मिडिल ईस्ट के कंप्लीटली इसको रीशेप कर सकते हैं। वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी उनके पास है। ये उनके गलत ख्यालात है। मिडिल ईस्ट को कभी भी रीशेप नहीं किया जा सकता। पैलेस्टीन कभी भी फॉर ऑल टाइम टू कम एज अ गुलाम नहीं रह सकते इजरायलीज के, और इजराइल को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज इजराइल के अंदर कंप्लीटली वर्टिकल डिवाइड हो चुका है उनकी सोसाइटी के अंदर। उन्हीं के अपने लोग जो है वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू के राज में ही 7 अक्टूबर हुआ। नेतन्याहू ने ही हमास को खड़ा किया, बिल्कुल उसी माफी जैसे भिंडरावाला को इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था। नेतन्याहू को साफ तौर पे बड़े सारे इनपुट आ रहे थे कि वो हमास कुछ करने वाला है, लेकिन वो उनको इग्नोर करता रहा। और जो 7 अक्टूबर को हुआ उसके जो जवाबी कार्रवाई हुई वो सारे के सारे नियमों को पास कर दी है। 2 मिलियन से ज्यादा लोग जो है गाजा में डिस्प्लेस हो चुके हैं। गाजा में भुखमरी है, कंप्लीटली जेनोसाइड हो रहा है। और जो 2 मिलियन लोग हैं कई बार ऊपर नीचे उनको डिस्प्लेस हुआ है। इसी माफी मोर देन 1.2 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं लेबनान में। अभी सीरिया में भी डमस्कस में भी हमले होने शुरू हुए। ये तमाम दर्शा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और उसका क्या अंत होगा नोबडी नोज। पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। सप्लाई चेन और बिखर जाएगी। कीमतें ऑयल एंड गैस एंड सीएनजी एलएनजी की बढ़ जाएगी। फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस होना शुरू हो जाएगा। और जहां तक हिंदुस्तान और दुनिया को ताल्लुक है, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जितनी रोज बमबारी हो रही है, जस्ट इमेजिन इसका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कितना असर है, क्लाइमेट के ऊपर कितना असर है। ये बड़े बड़े जो तूफान आ रहे हैं, बड़े बड़े जो हरिकेन्स आ रहे हैं, वो साफ तौर पे दर्शाते हैं कि मदर अर्थ को आप इतनी बुरी तरह से मदर अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, जिसको माँ अर्थ बोलते हैं। कि माँ अभी साफ तौर पे कह रही है कि आप संभल जाओ, अभी भी मैं मौका दे रही हूँ, नहीं तो मैं आपको ह्यूमन काइंड को खत्म कर दूंगी। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। पहले हेलिन आया,
अभी मिल्टन आ रहा है अमेरिका में, फ्लोरिडा में, जिस माफी की वहां तबाही होगी आज से पहले कभी नहीं देखी गई। कहा जा रहा है कि पिछले 100 साल में इतना जबरदस्त तूफान वहां कभी नहीं आया। जी जी। जो आपके रिक्टर ये स्केल के ऊपर अप टू ग्रेड 5 तक है तूफान को मेजर करने का, जिसमें स्पीड मैक्सिमम 159 माइल्स पर आवर होती है। इसकी स्पीड तो कह रहे हैं 180 to 200 माइल्स पर आवर भी है, उससे भी ज्यादा है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में दुनिया जो है बहुत ही मुसीबत में होगी, और इसकी मुख्य वजह जो है खास करके अमेरिका है और नेतन्याहू है। जहां तक कमला हैरिस का ताल्लुक है, अगर कमला हैरिस को कल एक इंटरव्यू में पूछा गया क्या आप नेतन्याहू को एक एलाई के रूप में देखते हो, तो उसने कहा हम नेतन्याहू को एलाई के रूप में नहीं देखते, हम वहां के इजराइल के लोगों को एक एलाई के रूप में देखते हैं। तो यानी दूसरे लफ्जों में उसने साफ तौर पर दर्शाया कि अगर कल वो प्रेसिडेंट बन जाती है तो उस माफी का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं देंगी जिस माफी का ब्लाइंड सपोर्ट बाइडेन दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ट्रंप का क्या रूप होगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उनको बाई पार्टीजन सपोर्ट है इजराइल को। जूस जो है काफी इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन इस लड़ाई से अभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो इनकी टोटल पॉपुलेशन 9 मिलियन है, 1 मिलियन लोग इजराइल को भी छोड़ के बाहर चले गए और वापस नहीं आना चाहते। 40% उनका बिजनेस जो है वहां से निकल गया और वो भी वापस नहीं आना चाहता। इजराइल की इकोनॉमी को दोबारा खड़ा करने में कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे। और अगर जो भी हमले होने शुरू हुए जैसे हाइफा वगैरह, अभी तक इजराइल के बड़े शहरों पे नुकसान नहीं हुआ, अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उनके शहरों के भी नुकसान होगा तो उनकी हिम्मत में काफी से ज्यादा गिरावट आएगी। लोग और उठ खड़े होंगे उनके खिलाफ, क्योंकि अभी तक नेतन्याहू ने जो बेसिक था कि बंधकों को रिहा कराए, बंधकों को रिहा नहीं करा सके। तो 60 to 70,000 लोग जो जी बिल्कुल, उनके खुद के मुल्क के लोग भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार उनके खिलाफ एहतजाज वहां पर भी जारी है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी देखिए, अब न्यूक्लियर अटैक की जैसे की बात हो रही है यहाँ पर, अगर ये किया जाता है तो हालात और ज्यादा खराब वहां पर हो सकते हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या लगता है दूसरे मुल्कों को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल बात यह है कि क्या न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, और इस न्यूक्लियर अटैक तक जाने के लिए या यह जो संभावनाएं बन रही है या जो आशंकाएं दर्शाई जा रही है, तो इस सब में महाशक्तियों की भूमिका क्या होगी, यह बहुत इस समय जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ईरान और इराक का जो वार हुआ था, 8 साल का वार हुआ था, तो लंबे समय तक जो युद्ध चलता है उसके जो परिणाम है या उसके दुष्परिणाम कहिए, वो ईरान को इस बात का भली पता है जो कितने खतरनाक हो सकते हैं। ईरान में इतना मानता भी नहीं है कि वो लंबे समय तक ऐसे युद्ध में उलझे, क्योंकि उसकी समस्याएं न केवल बाहरी है लेकिन उसकी समस्याएं आंतरिक स्तर पर भी है, क्योंकि ईरान में आंतरिक स्तर पर बहुत व्यापक सरकार का विरोध होता रहा है। दूसरी बात अर्थव्यवस्था को लेकर आती है, तो ईरान वैसे ही दुनिया भर के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और उससे बड़ी मुश्किल से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ी की है। यदि अब दुनिया नए प्रतिबंधों को लगा दे और यदि परमाणु धमकी जैसी कोई हिमाकत करने की कोशिश भी की ईरान ने, और यदि नए प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य जो है वो मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यदि चाइना ने अपने हाथ खींच लिए, यदि रूस ने अपने हाथ खींच लिए, तो फिर ईरान खड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर अमेरिका, देखिए, इस समूचे मसले पर ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको न केवल अपने आप को बचाना है लेकिन उसके साथ ही साथ उसको यह भी बताना है कि कितना आक्रामक देश है। लेकिन हकीकत में ईरान इस समूचे मामले में इसलिए फंस गया है क्योंकि अब उसने कई वर्षों के बाद मौका दे दिया है, अमेरिका को मौका दिया इजराइल को कि वो किसी भी प्रकार से निशाना बनाए। और ईरान की ये जो धमकी है, यह आने वाले समय में परमाणु जो परीक्षण के प्रतिबंध है या परमाणु हथियारों का शक है, हम यह नहीं भूल सकते कि इसी शक की बुनियाद पर इराक के एक जो स्थापित गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका गया। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक जो है पूरी तरीके से गृह युद्ध से कई दशकों से ग्रस्त है और आज तक पता नहीं चला कि इराक में सद्दाम हुसैन पर जो आरोप लगाए गए थे तो वो परमाणु हथियार उन्होंने छुपा के रखे कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि ईरान जो है, मैं फिर कह पाऊंगा कि ईरान परमाणु धमकी जैसी गलती नहीं कर सकता और इस मसले को लेकर चीन और रूस जैसे देश भी
उसे इस बात को समझाएंगे, क्योंकि ईरान ने तो अपनी मिसाइलों से हमला भी कर दिया, लेकिन ईरान यह भी नहीं भूल सकता कि जो छोटा सा देश इजराइल दुनिया भर को अरबों के अरबों डॉलर के हथियार भेजता हो, उस देश ने अपनी सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक हथियारों का जखीरा कहां पर बना कर रखा होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आज भी माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु बम है, और एक परमाणु बम वाले राष्ट्र के साथ ईरान यदि परमाणु बम से हमला करने की धमकी भी देता या हिमाकत भी करता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे जो देश है वो इस मामले पर हस्तक्षेप करेंगे। कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस भी वो जिस प्रकार से संतुलन पर आधारित राजनीति की बात करती है, तो यहाँ पर ओआईसी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान के जो युद्ध की तीव्रता है वो कम होने की संभावना बनती दिख रही है। जी 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 पीके सहगल जी, अब भारत का ऐसे में क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या स्टैंड भारत को लेना चाहिए जो हालात मिडिल ईस्ट में लगातार खराब हो रहे हैं उसको लेकर? देखो, हिंदुस्तान तो साफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, नेतन्याहू के साथ में भी, और उनके उतने ही अच्छे रिलेशन हैं और इक्वेशन है पैलेस्टीनियों के साथ भी। हिंदुस्तान साफ तौर पे नेतन्याहू से बातचीत भी कर चुका है, और वही बात उनको बोल रहे हैं जो उन्होंने पुतिन को बोली है कि आज का युग जो है लड़ाई का युग नहीं है, हर मसले का हल जो है वास्तव में डायलॉग और डिस्कशन के बाद। ये लड़ाई में भी कोई भी हल नहीं निकलेगा, हल तो निकलेगा बाद में डिस्कशन और डायलॉग के माध्यम से। तो जितना जल्दी ये करें उतना ही फायदेमंद होगा दुनिया के लिए, इजराइल के लिए, लेबनान के लिए, गाजा के लिए, ईरान के लिए, सभी के लिए। सबसे बड़ी जो चिंता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर ईरान उसको ब्लॉक कर देता है तो 3 बड़े देश हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर है मिडिल ईस्ट के ऑयल के ऊपर, इंडिया, जापान और चाइना। इन सब की इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। अगर अभी देखो हमारे स्टॉक मार्केट जो है सेंसेक्स अभी से बड़ा गिरना शुरू हो गया है, तेल की कीमतें अभी 3 से 5 डॉलर बढ़ गई हैं, ये बढ़कर 20-40 डॉलर पर बैरल बढ़ सकती है। तो बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के 9 मिलियन डायस्पोरा वहां पर हैं जो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं। आपके इनवर्ड रेमिटेंसेस अबाउट 60 to 70 बिलियन डॉलर्स है। फिर 4000 लोग हिंदुस्तानी भी रेल में है, 4000 ईरान में है, उनको इवैक्यूएट भी करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की चिंता तो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इन तमाम हालातों को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे मुल्क हैं उन्हें एक साथ आकर कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह के जानशी हाशिम सफीउद्दीन पर सस्पेंस जारी है, क्योंकि इजरायली फौज साउथ हिजबुल्लाह के बैरूत पर हमले जारी रखे हुए है। इजरायली आर्मी तर्जुमान रेयर एडमिरल डैनियल हंगरी ने कहा, सफीउद्दीन बैरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब 4 अक्टूबर को इजरायल ने इमारत पर हमला किया। फुटेज में अल दही पड़ोस में हुए धमाके से भड़की हुई लपटें दिखाई दी, जहां माना जाता है कि हिजबुल्लाह लीडर की मौत हो गई है। हालांकि हंगरी ने कहा है कि सफीउद्दीन की मौत की तस्दीक नहीं हुई है। इससे पहले इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने नाम लिए बिना कहा था कि इजरायली फौज ने नसरल्लाह के मुमकिना जानशी को मार दिया है, जबकि वजीर दिफा योआव गैलेंट ने हाशिम का नाम लेते हुए कहा है कि पिछले हफ्ते बैरूत में हुए हमले में उनकी मौत हो सकती है। इस बीच लेबनानी सरकार मीडिया ने बैरूत में हमलों की खबर दी, जिसके बाद इजरायली फौज ने शहरियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी। इजरायली फौज ने अल कफात में और बुर्ज अल बरजने में मेन रोड को निशाना बनाया और 4 रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। साउथ लेबनान में आईडीएफ ने इजरायल में दाखिल होने वाली हिजबुल्लाह की सुरंग को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि सुरंग का पता कुछ महीने पहले चला था, लेकिन पिछले हफ्ते शुरू किए गए जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसे तबाह कर दिया। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तशद्दुद जारी रहने के बीच इजरायली हमलावर हेलीकॉप्टर ने मंगल को मिसाइलें दागी। इजरायली फौज ने कहा कि हिजबुल्लाह ने मंगल को सरहद पार से 170 से ज्यादा रॉकेट दागे, जबकि ईरान हामी ग्रुप ने वार्निंग दी है कि अगर उसने लेबनान पर हमला जारी रखा तो वह पोर्ट शहर हाइफा समेत इजरायल पर हमले तेज कर देगा। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को वार्निंग दी है कि उसे गाजा की तरह तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अपने खिताब में नेतन्याहू ने लेबनानी लोगों से अपील की कि लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हों। दूसरी तरफ सीरियाई सरकार ने कहा कि मंगल को दमिश्क में इजरायली हवाई हमले में 7 शहरी मारे गए।
वज़ारत दिफा ने कहा है कि राजधानी के माज़े में एक रिहायशी और कमर्शियल इमारत पर हमले में मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इजरायली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने इस हफ्ते के लिए पहले से तय अमेरिका का दौरा मुलतवी कर दिया है, जिससे उनके अमेरिकी हममंसब लॉयड ऑस्टिन के साथ मीटिंग में देरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि पिछले हफ्ते 1000 से ज्यादा अमेरिकी शहरी अपने घर वालों के साथ अमेरिकी फ्लाइट से लेबनान रवाना हुए हैं। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. इजरायल की फौज को पिछले 50 वर्षों से जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान की ये तादाद चौंका देने वाली है। नुकसान 726 से ज्यादा इजरायली फौजी इसमें मारे गए हैं। ये हुआ, वहीं 4500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं और ये 1973 के योम किपुर जंग के बाद से इसराइल की सबसे ज्यादा फौजी नुकसान की तादाद है। लेकिन यहाँ हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या फौजी जवानों का ये नुकसान इसराइल की नाकामी नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने आर्मी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिन्हें इसराइल के मशहूर आयरन डोम की सिक्योरिटी हासिल है। लेकिन इन हमलों से इसराइल की खुफिया नाकामियां सामने आ गई हैं। इसराइल का आयरन डोम फेल हो चुका है। क्या एक बार मुबैना तौर पर जंग न हारने वाले इसराइल की कमजोरी अब नजर आने लगी है? 1 साल इसको गुजर चुका है जब से हमास ने इसराइल पर एक अचानक हमला किया था। इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को वार्निंग दी है कि उसे गाजा जैसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। नेतन्याहू की ये सख्त वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब इजरायली फौज ने साउथ लेबनान में और ज्यादा फौजियों को तैनात किया है और साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को वहां से निकल जाने के लिए कहा है। इजरायली फौज ने पिछले कुछ हफ्तों में लेबनान में अपने मुहिम को आगे बढ़ाया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के जारहाना हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाना शुरू किया था। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इसराइल के पोर्ट शहर हाइफा पर रॉकेट दागे हैं। इजरायली फौज ने लेबनान से 85 प्रोजेक्टाइल आने की खबर दी है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसने इसराइली फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वह यूएन पीस कीपिंग पोस्ट के पास लेबनान की सरहद पार कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी।